हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज हम HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच इज़ वेरी कॉमन सब्जेक्ट इन ऑल और इन मैक्सिमम सेमेस्टर ऑफ द डिग्री, चाहे वो बैचलर डिग्री है चाहे वो आपकी मास्टर डिग्री है, बट दिस कोर्स इज़ प्राइमरली फोकस्ड ऑन द SOL स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम आपका जुलाई में हो रहा है। सेकेंड सेमेस्टर जो है आपका उसको ये फोकस्ड किया गया है। 5 यूनिट है, 1 यूनिट कवर हो गई है। ये सेकेंड यूनिट है, इसके अंदर लेसन है चार लेसन्स हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, दूसरा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तीसरा जॉब एनालिसिस एंड चौथा प्लेसमेंट इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन। ठीक है बच्चों, अब इस यूनिट 2 में मैंने पार्ट 2 में इसको मैं कवर करूंगी, यानी कि पार्ट 1 जिसमें 2 लेसन्स होंगे, पार्ट 2 में रेस्ट 2 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं, टाइम कम है, एफिशिएंटली यूज करना है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, देखो प्लानिंग इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। इस चैप्टर के अंदर आपको क्रक्स पढ़ना है कि भैया हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते क्यों हैं। जैसे कंपनी है, कंपनी एक बार तो ऐसा नहीं है कि एक बार चल रही है, जिस प्रोसेस से चल रही है बस उसी तरीके से चलेगी, जिस स्केल पे कर रही है। नहीं भैया, कंपनी तो बढ़ती जाएगी, व्यापार बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा, ब्रांचेस पे ब्रांचेस ओपन होंगी। जब प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट होगी। पहला तो ये केस है। दूसरा केस है भाई, जितने आपके कंपनी में काम कर रहे होते हैं क्या वो लगातार बने रहते हैं? नहीं भैया, उसमें से कुछ रिटायर होंगे, कुछ एब्सेंट भी रहेंगे, कुछ छुट्टी पे चले जाएंगे, कुछ शादी में चले जाएंगे, कुछ अपनी खुद की शादी में चले जाएंगे। तो उस टाइम पे काम करेगा कौन? ह्यूमन रिसोर्स इज द बेसिक पिलर और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे HR मैनेजर का सबसे बड़ा रोल होता है बढ़िया एडवांस में ही बैकअप लेके चलना। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग का एक प्रोसेस है भैया, राइट टाइम पे राइट जॉब पर राइट पर्सन को असाइन कर देना, ताकि कंपनी का गोल इम्पैक्ट ना हो, कंपनी का काम रुके ना। ये आपका है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है ये एक बार में होगा दोबारा नहीं किया जाएगा। ये कदम कदम पे प्लानिंग होगी। जैसे कि आज कोई छुट्टी पे जा रहा है, मैनेजर से आ गया, हर डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड होता है HR का। भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 10 लोग छुट्टी जाने पे, 10 लोग जो है वो छुट्टी पे हैं। भाई क्यों है? वो 10 लोग का काम कौन करेगा? तो ये पहले से ही HR को सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके चलना होता है, प्लानिंग करके चलना होता है एडवांस में, सो डैट कीपिंग प्रोडक्शन शेड्यूल्स, मार्केट फ्लक्चुएशंस, डिमांड फोरकास्ट एटसेट्रा इन द बैकग्राउंड। तीसरा होता है भाई, कंपनी में अचानक से नई सरकार की पॉलिसी आ गई, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नए कस्टमर विदेश के आ गए, तो भैया उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्किल सेट करने पड़ेंगे, आपको नए लोग हायर करने होंगे ट्रेनिंग देने के लिए आपके एम्प्लॉयज़ को। तब भी क्या जरूरत पड़ेगी? प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कि भैया एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना है एडवांस में। ठीक है, चलिए करेक्टरिस्टिक्स में क्या है? ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, पहले से ही फोरकास्ट करके चलता है फ्यूचर टाइम पे। भैया एडिक्वेसी होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स की। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑन गोइंग है, जो डिमांड और सप्लाई को मैनेज करके चलता है, बैलेंस करके चलता है। ये कॉर्पोरेट प्लानिंग को भी हेल्प करता है, क्योंकि भैया बिना ह्यूमन रिसोर्स के तो कॉर्पोरेट चल ही नहीं सकता। तो कॉर्पोरेट प्लान को एग्जीक्यूट करना है तो मैन पावर पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब तक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव नहीं करेगा, तब तक भैया कंपनी अपना रिटर्न्स ले ही नहीं सकती। कैसे? क्योंकि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, एक रिसोर्स है तो उससे काम 2 गुना ले लेना है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी, यानी बेस्ट स्किलफुल पर्सन के ऊपर। और वो बेस्ट स्किलफुल पर्सन कौन हायर करता है? HR मैनेजर। तो ये भी एक फीचर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का। HRP जो है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, ये वेल इन्फॉर्म्ड होती है डिमांड और सप्लाई के लिए, ताकि इनपुट जो है वो बार बार चलता रहे, आउटपुट में कोई भी कमी ना आए। ये बहुत होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है। जैसे व्यापार होता है ना, प्रोडक्शन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वैसे ही शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन को करने के लिए शॉर्ट टर्म HR प्लानिंग होती है, फिर लॉन्ग टर्म भी होती है। क्वांटिटेटिव भी देखा जाता है, क्वालिटेटिव भी देखा जाता है। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे जो सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करे, कुछ ऐसे चाहिए होंगे जो काम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कम करे बट
पूरी क्वालिटी दे। तो ये सारी चीज़ें एचआर प्लानिंग देखता है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना एचआर की कि भाई ह्यूमन का बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन को वो दे रहा है। मैन पावर स्टडी कौन करता है? एचआर प्लानिंग, क्योंकि उसको ये देखना है भाई मेरा मैन पावर कैसा हो जो इस कंपनी के कल्चर में फिट बैठ जाए, जो इस कंपनी को पूरा काम करके दे। 2 फेज प्रोसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक तरफ डिमांड होती है, एक तरफ सप्लाई होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम लाना होता है। ऑब्जेक्टिव मैंने बता ही दिया, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स कंपनी को अवेलेबल कराना, एसेस करना सरप्लस कितना है, शॉर्टेज कितना है, क्योंकि ओवर ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं चाहिए। फायरिंग भी करना होगा, ले ऑफ भी करना होगा, क्योंकि कंपनी की लागत बचानी है, कंपनी का कॉस्ट बचाना है। किस ह्यूमन रिसोर्स को प्रमोशन देना है, किसको डिमोशन देना है, कितनी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखनी है, कितनी नहीं रखनी है, कितना कॉस्ट आएगा ह्यूमन रिसोर्स को हायर करने में, हाउसिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ कितनी है, एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ पहुँचा है, कितना इंडक्शन देना है, ये सारी चीज़ें पहले से ही होती है। भाई इंपॉर्टेंस तो एचआरपी की है। जब मैं इतना सारा कुछ बता रही हूँ कि भाई सिलेक्शन और ट्रेनिंग देना है, तो सबसे पहले आप उसको फाइंड आउट तो करोगे। एचआरपी के अंदर क्या आएगा कि कितने रिसोर्स चाहिए, पहले सबसे पहले तो यही एनालाइज करना है कितने रिसोर्स चाहिए कितने काम को करने के लिए। वो काम भी एनालाइज किया जाएगा, उस काम के प्रति कितना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पर्सन अलॉट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ एचआरपी का काम होता है, जो एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन को सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। कंपनी ग्रोथ कर ही नहीं सकती इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स चाहिए तो एचआरपी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो हेल्पफुल होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंस हो गई। रीज़न क्या क्या है? एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, टेक्नोलॉजिकल चेंज। क्यों कर रहे हैं हम प्लानिंग? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन में नई पॉलिसी आ रही है, कभी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, कभी नई सरकार आ गई है, जैसे भी गठबंधन की सरकार आएगी। आपको पता है बीजेपी बहुत प्रो है बिजनेस की, लेकिन अब गठबंधन में आ रही है, अलायंस बन रहा है, कोलिजन हो रहा है, तो थोड़ी अड़चने आ सकती है। स्किल्स की शॉर्टेज है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स होता है, ये सारे वो चेंजेस हैं, ये सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये सारी एक्सटर्नल कह सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं विच इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से हमारे पास एचआरपी होना ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग होती है ये आपकी कॉस्ट को भी बचाने में लगी रहती है। अगर इसका प्रोसेस देखें तो सबसे पहले ये खुद एनालाइज करता है आखिर कंपनी का ओवरऑल प्लान क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्लान है, कितनी डिमांड होगी ह्यूमन रिसोर्स की, कितनी सप्लाई मुझे देनी है, ठीक है, और मैन पावर का कितना गैप रहेगा। मान लीजिए ये भी तो एडवांस में ही एस्टिमेट करना है, भाई इतने % तो लोग हमेशा छुट्टी पे रहते हैं, इतने % लोगों का क्वालिटेटिव वर्क नहीं होता जो हमेशा डिले करते हैं काम को, तो मुझे एक बैक एंड हैंड भी रखना है। तो ये सारा चीज़ का प्रोसेस पहले से चलता है, जिसमें एनालाइज हो गया, हर एक प्लान एनालाइज होगा, उसके बाद आपका फोरकास्ट होगा डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स कि प्रेजेंट में कितनी डिमांड है ह्यूमन रिसोर्स की, आने वाले टाइम में कितनी डिमांड होगी। उसके बाद जो, और ये डायरेक्टली लिंक है प्रोडक्शन और सेल्स बजट से, है ना। मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा, कितना सेल्स बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन भी हो गया लेकिन सेल्स नहीं हो पाया तो फिर कंपनी को तो नुकसान है। तो नुकसान पे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना भी नहीं है, नहीं तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये सारा चीज़ें एचआरपी देखता है, जॉब एनालिसिस देखता है, मैनेजरियल जजमेंट लेगा, उसके अंदर मेथड्स को फॉलो किया जाता है कि भाई जिस जॉब के अंदर आपको कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो कितने, उसका वर्कलोड कितना है, कितनी एफिशिएंसी चाहिए, इसमें मैनेजर से एक जजमेंट ली जाती है। वर्क स्टडी मेथड फॉलो करता है एचआरपी, जिसके अंदर टाइम एंड मोशन स्टडी होता है, जो एनालाइज करता है ओवरऑल दी वर्क बिंग डन, यानी कि एक काम को करने में कितने घंटे लगेंगे, एक काम को करने में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ये सारा प्लानिंग होता है वर्क स्टडी मेथड के अंदर। फिर रेशियो ट्रेंड एनालिसिस है, इसके अंदर ये देखा जाता है कि भाई जो रेशियो है या नंबर ऑफ वर्कर्स है, टोटल सेल्स है, उसके बीच में एक रेशियो देखना, क्योंकि फ्यूचर रेशियो जो है वो उसी के आधार पे होती है। मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट जो है, आपके वर्कर्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपका सेल्स ही नहीं है, तो फिर वो वर्कर्स ओवर ही है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली सारे मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं टू नो द डिमांड ऑफ
ह्यूमन रिसोर्स एस्टिमेशन, ठीक है। डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए मैथमेटिकली मॉडल जो होता है वो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्शन है, सेल्स है। फिर उसके बाद आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयज़ भी बढ़ेंगे। अब मान लो कंपनी को एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट आया है, मान लो प्रोडक्शन एक्सपेंशन का आ गया, दूसरी कंपनी को भी देना है, माल देना है, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे आपको डिपेंडेंट वेरिएबल यानी ह्यूमन रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सेवरल टाइप्स ऑफ मॉडल्स, रेग्रेशन, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, ये सारे मैथमेटिकल मेथड है जो यूज़ किए जाते हैं। फोरकास्टिंग सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स की जो सप्लाई है वो इंटरनली भी होती है, एक्सटर्नली भी होती है। कुछ अंदर ही अंदर से प्रमोशन भी हो जाएगी, ट्रांसफ़र भी हो जाएगी, उनको हायर कर लिया जाएगा। कुछ के जो वर्क रोल्स है उसको बढ़ा दिया जाएगा, क्लबिंग कर दिया जाएगा ताकि दूसरों से बाहर से हायर ही ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही सप्लाई सोची जाती है कि किस तरीके से डिमांड को मीट करना है। हेड काउंट्स होता है जिसके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कितने कर रहे हैं। जॉब फैमिली इन्वायरमेंट यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच जॉब, क्लर्क्स, टाइपिस्ट, कैशियर, ये सारा देखा जाता है। एज इन्वेंट्री भी क्लासिफिकेशन होता है। स्किल इन्वेंट्री जिसमें देखा जाएगा भाई कितना लोगों का जो है पास्ट परफॉर्मेंस कितना रहा, एजुकेशन कितनी है, स्किल कितनी है। तो ये जो मैन पावर इन्वेंट्री है ये सारी चेक किए जाती है, जिससे क्वांटिटी पता चलता है अंदर ही अंदर कि हाँ भैया इतने तो मेरे पास इंटरनल ही अवेलेबल है, मुझे बाहर से हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एचआर का सबसे बड़ा रोल भैया ये भी होता है कंपनी की कॉस्ट को बचाना। एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ मैन पावर, अब ये पहले से ही जज करना होता है कितने लोग रिज़ाइन करेंगे, कितने लोग हमारे बीमार पड़ने वाले हैं, कितने लोगों की ट्रांसफ़र होने वाली है, प्रमोशन होने वाली है, डिमोशन होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही मैन पावर की एस्टिमेट की जाती है ताकि डिमांड को मीट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक्शन प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। एक्शन प्लानिंग के अंदर यही है एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप। गैप का मतलब ये होता है कि आपने कितना रिक्वायरमेंट देखा और आपको कितने एक्चुअल में सप्लाई हो पाए। गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गैप अगर ज़्यादा है तो ये भी खतरे की बात है ना। ये नॉलेज, स्किल्स और एप्टीट्यूड से भी गैप आ सकता है। मान लीजिए आपको लगा कि 4 काम है, 4 के लिए आपने 4 एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए, लेकिन अब वो 4 लोग मिलके भी 4 वो काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी स्किल्स की कमी है। तो ये भी एक सबसे बड़ा इशू है, चैलेंज है एचआरपी पे। एक्शन प्लानिंग में ये होता है कि जब मैन पावर गैप्स आइडेंटिफाई हो गए हैं तो प्लानिंग किया जाएगा टू ब्रिज दीज गैप्स। अकॉर्डिंगली यू विल हायर दी ह्यूमन रिसोर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में यही आता है कि जो प्रोग्राम आपने एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किया है उसको फिर लगातार कंट्रोल करते रहना, चेक एंड बैलेंस करना कि हाँ भाई जो रिसोर्सेज मैंने लगाए हैं वो उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपकी मैन पावर इन्वेंट्री कितनी है उसको अपडेट करते रहना, ठीक है। तो ये सारा आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आएगा, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर की ऑडिटिंग करना, मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ मैन पावर, क्योंकि आपने एचआरपी तो किया है, आपकी इन्वेंट्री भी आपको चेक करनी है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको प्लानिंग करनी होगी, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग के एस्पेक्ट्स क्या है भाई? मैन पावर को अगर प्लान करना है आपको, ह्यूमन रिसोर्स को, तो आपको 2 मेथड देखने पड़ेंगे, एक तो क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी काम कितना है, वर्कलोड कितना है, वर्कलोड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में आ गया। वर्कलोड एनालाइज करना, कितना काम है, कितना सेल्स होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, कितना मैन पावर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप वर्कलोड एनालिसिस करेंगे। दूसरा आता है आपकी वर्क स्टडी, वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स में ये होता है कि भाई जितने भी आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं वो थ्रू आउट तो आपके अवेलेबल नहीं रहेंगे, वर्क फोर्स अवेलेबल नहीं रहने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड, द प्रेशर, द क्वांटिटी ऑफ वर्कलोड, आपको उतने क्वांटिटी नंबर ऑफ वर्कर्स भी चाहिए, तो वो भी एडवांस में प्लानिंग किया जाएगा। आपको बैकअप भी लेके चलना पड़ेगा कि हो सकता है मेरा 5% स्टाफ जो है वो पूरे साल में इतने बार छुट्टी में रहे, कुछ 5% रिज़ाइन कर देंगे, कुछ मर जाएंगे, कुछ टर्मिनेट हो जाएंगे, है ना, ये भी तो होगा। तो ये भी आपको पहले से ही एचआरपी करना होगा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है? स्किल्स एनालिसिस, ये देखना कि भाई जॉब टू जॉब जो क्वालिटी होती है ना वो डिफ़र करती है। हो सकता है कि भाई
आपके एम्प्लॉयज़ जो है जो जॉब आपकी डिटरमाइन की गई है जिस रिक्वायरमेंट के लिए, वो क्वालिटी पहले तो मीट हुई है, लेकिन शायद वो बाद में सेम सस्टेन ना हो सकता है ये भी, और ये भी हो सकता है कि सेम क्वालिटी आपको मिल नहीं रही है। तो भाई आपको ये भी एनालाइज करना है कि जो काम है उसके लिए सर्टेन उसके लिए कितना नॉलेज, उसके लिए कितना स्किलफुल पर्सन चाहिए आपको, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स में? इनएक्यूरेसी, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता है फोरकास्ट करना, डिमांड एंड सप्लाई को इक्वल लाना बहुत आसान नहीं होता है एचआरपी में। एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, कई एम्प्लॉयज़ होते हैं जो जैसे हमने कह दिया इंटरनल हायर कर लेंगे। अब कई एम्प्लॉयज़ इस चीज़ से भी बहुत घबराते हैं, बहुत हेजिटेट करते हैं कि भाई अगर इस कंपनी में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो कहीं उनकी जो जॉब है वो भी खतरे में ना हो, कहीं उन्हीं से ज़्यादा काम ना कर लिया जाए, उन्हीं का वर्कलोड ना बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें भी होती है जो प्रोडक्टिविटी उनकी हैम्पर करेगी। तो वो इस चीज़ से ये भी जो एचआर प्लानिंग है ये भी सोच के चलता है कि ये सारी रेजिस्टेंस आएगी, ये अनसर्टेनिटीज़ भी आएंगी। इंफॉर्मेशन सिस्टम ज़रूरी नहीं है कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन ही मिल जाए हर डिपार्टमेंट से, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट होगा, नॉट नेसेसरली। कई बार होता है अपना फेवरिज्म ला रहे होते हैं, अपने पसंद के, अपने घर वालों को, अपने जान पहचान के लोग, अब वो एचआर मैनेजर को फिट नहीं लग रहा है एज़ पर अकॉर्डिंग टू दी स्किल्स और अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। तो ये सारे इश्यूज भी एचआर प्लानिंग में एड्रेस किए जाते हैं। गाइडलाइंस क्या है? टेलर मेड होता है कि भाई एचआर प्लान्स ऐसा बैलेंस्ड होना चाहिए जो कॉर्पोरेट प्लान्स के साथ चले। मेथड और टेक्निक्स शुड फिट द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। एप्रोप्रिएट टाइम हॉरिजन, टाइम और नीड और सर्कमस्टांसिस को लेके चलना है। ज़रूरी नहीं है जो एचआरपी का यूनिवर्सल मेथड है वो सभी में यूज़ हो। मैनेजमेंट का सपोर्ट ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन सभी का, जिससे पता चल सके भाई किसको कितना काम चाहिए, उसको अकॉर्डिंगली कितना स्किलफुल चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो डेटाबेस है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होना चाहिए टू फैसिलिटेट दिस एचआरपी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एचआरपी। नाउ मूव टूवर्ड्स अनदर चैप्टर और लेसन ऑफ दिस यूनिट, दैट इज जॉब एनालिसिस। अब हमने एचआरपी कर लिया, जॉब एनालाइज क्या होता है? जॉब एनालिसिस करना यानी कि जॉब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये एग्जामाइन किया जाएगा कि पर्टिकुलर जॉब किस तरीके का जॉब है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, उस जॉब को पूरा करने के लिए ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स कितनी चाहिए और ह्यूमन के क्या स्किल्स चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या किया जाता है। मेथड्स, डाटा को कलेक्ट किया जाता है टू नो द करेक्टरिस्टिक्स, टू नो द ड्यूटीज और कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो to collect the facts related to job from the possible जितने भी सोर्सेज है। जैसे कि इसमें एचआरपी क्या करे, एचआर मैनेजर क्या करेगा, वो मैन पावर सीनियर्स के साथ, सीनियर से इंटरव्यू लेगा, मैनेजर से लेगा, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें होगी ताकि जॉब एनालिसिस अच्छे से हो सके। बेनिफिट अगर हम देखें तो मैन पावर मैनेजमेंट हो पाएगा, क्योंकि जॉब एनालिसिस ऐसा है जो ये इस्टेब्लिश करता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है इन टर्म्स ऑफ एबिलिटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड अदर ह्यूमन ट्रेड्स, ठीक है। ये हेल्प करता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में, बहुत आसान हो जाता है, जिसमें इन्विटेशंस ये देख सकता है कि भाई इस जॉब में ये एबिलिटी होती है, इस जॉब को ये इसके काम करना है। जॉब का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, बेसिकली जॉब एनालिसिस प्रिस्क्राइब्स टू थिंग्स। फर्स्ट जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शंस में आ जाएगा कि जॉब का विवरण, वो काम क्या है, आखिर उस काम को क्या क्या करना है, उस काम के प्रति उसको काम को बांट देना, उसको क्लैरिफाई करना, ठीक है। छोटे छोटे भागों में भी बताना कि भाई उसकी ये एबिलिटी है, उस काम में ये चीज़ें हैं, ये स्किल्स ये है, ड्यूटीज़ ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है। जॉब स्पेसिफिकेशन आ जाता है, जो ह्यूमन रिसोर्स से रिक्वायरमेंट है उस काम को पूरा करने की, यानी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड सो ऑन, ठीक है।
तो ये इफ़ेक्टिव जॉब एनालिसिस के सारे फ़ायदे हैं। इसमें ट्रेनिंग भी आराम से हो पाएगी, एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी भी है और परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये काम करेगा। जॉब इवैल्यूएशन भी आराम से हो पाएगा कि भाई जितना हमने जॉब डिस्क्राइब किया था, जितना स्पेसिफाई हमने किया, उस अकॉर्डिंग वो रिजल्ट आउटपुट निकल पाया है कि नहीं निकल पाया है। जॉब एनालिसिस प्रोसेस में ये सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल एनालाइज करना, एनालाइज इन द सेंस कि जॉब आखिर है क्या, है ना, जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, टू स्टडी अबाउट द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशंस टू बी एनालाइज्ड, वो जॉब को करने के लिए कितनी पोजीशंस चाहिए, कितनी कितनी पोजीशंस को एलोकेट करना होगा, उसको असाइन करना, उसको एनालाइज करना। मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस, कैसे आप जॉब को एनालाइज करोगे, क्योंकि सारा कुछ आप किसी काम आदमी को हायर कर रहे हो टू फुलफिल दी गोल ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। तो वो जॉब के पर्टिकुलर डिमांड क्या है, वो जॉब आखिर है क्या, वो जॉब को एनालाइज करना ये भी एक कला है। इसके लिए मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपके अंदर वो मेथड कौन कौन से होंगे, वो टेक्निक कौन कौन से होगी कि भाई जॉब परफॉर्मेंस देखना, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, क्रिटिकल इंसिडेंट। जॉब परफॉर्मेंस ये होता है, जॉब एनालाइज्ड ये देखता है सबसे पहले कि भाई ड्यूटीज़ की नॉलेज, फिजिकल रिक्वायरमेंट, सोशल डिमांड्स एंड इवन द वर्किंग इन्वायरमेंट। दिस मेथड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड टाइम। ये जॉब एनालिस्ट देखेगा कि भाई उसको कैसे वो जॉब को परफॉर्म कर रहा है। अगर जॉब परफॉर्म नहीं हो पा रही, यानी कि वो जॉब से आउटपुट जो निकलना चाहिए उस काम से वो नहीं निकल पा रहा है, तो परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन में एनालिस्ट ये ऑब्जर्व करेगा वर्कर्स को कि वो कैसे अपने काम को पूरा कर रहे हैं, कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं पर्टिकुलर ड्यूटी, ठीक है। तो उनको एक टास्क दिया जाएगा, वो काम, वर्किंग कंडीशन, वो सभी चीज़ों में वो लोग कैसे काम कर रहे हैं ये ऑब्जर्व करेगा आपका एचआर मैनेजर जो जॉब एनालिस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। डायरेक्ट जो ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा वर्कर से, उसके मैनेजर से, पार्टी से कि भाई ये पर्टिकुलर जो जॉब है ये कैसा है, इसकी एफर्ट्स जो आप लगा रहे हैं वो सफिशिएंट है या और आपको ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस तरीके से आप उस काम को निभा पा रहे हैं। क्वेश्चनियर में यही होगा कि जो जॉब होल्डर्स है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सर्वे भेजा जाएगा, सर्वे उनसे भरवाया जाएगा जो उनके सुपरवाइज़र के पास जाएगा। फिर वो सुपरवाइज़र जो है फर्दर किसको देंगे, जॉब एनालिस्ट को या एनालाइजर को, यानी एचआर मैनेजर को। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं क्वेश्चनियर्स। स्ट्रक्चर्ड वो होते हैं जो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चनियर्स होते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड वो होते हैं जो आपके किससे रिलेटेड होते हैं, आपके बिहेवियर से, ठीक है, जॉब को पर्टिकुलर उसके बारे में जानना, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है स्ट्रक्चरल एंड अनस्ट्रक्चर्ड वे में। क्रिटिकल इंसिडेंट, क्रिटिकल इंसिडेंट क्या होता है, एम्प्लॉयज़ से रिक्वेस्ट किया जाता है टू आउटलाइन क्रिटिकल इंसिडेंट्स दैट हैव अकर्ड ऑन द जॉब। जैसे मान लीजिए कोई जॉब पे रहकर कोई इंसिडेंट अकर हुआ है, उसको एनालाइज करना, उसको कैटेगराइज करना, ये भी एनालिस्ट का ही काम होता है। बाय सेपरेटिंग बिटवीन इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन द जॉब, आ रीजनेबली क्लियर इमेज ऑफ द एक्चुअल टास्क रिक्वायरमेंट इज जनरेटेड। कई बार ऐसा होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम और पेशेंस इस अप्रोच को मानता है कि भाई कैसा बिहेव कर रहा है कोई भी एम्प्लॉय उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। अब आता है जॉब डिस्क्रिप्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट है जॉब की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करना। आखिर वो जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब टाइटल क्या है, जॉब लोकेशन क्या होगा, जॉब समरी क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग जॉब स्पेसिफाई करना, यानी जो इस काम को निभाएगा वो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उसका स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो कंपनी एक एक्सपेक्ट कर रही है उसको उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जॉब का टाइटल आएगा, कौन सी ब्रांच है, कौन सा डिपार्टमेंट है, किस पोस्ट के लिए काम करना है, वो पर्टिकुलर जॉब की समरी होगी। जॉब एक्टिविटीज़ में उसका पूरा काम की कैसे परफॉर्म करना है। वर्किंग कंडीशन यानी कि वो प्रीमाइसिस कंपनी का क्या क्या एक वर्किंग कंडीशन है जिसके अंतर्गत उस पर्सन को काम करना है। सोशल इन्वायरमेंट यानी वो टीम साइज़, इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस, किसको रिपोर्ट करना है, किसके साथ काम करना है, ये सारा चीज़ें आपके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन में रहेगा।
पर्पस यही है बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करना, कम्युनिकेट करना, गाइड करना रिक्रूटर को कि भाई ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी एक जो इंटरव्यू आएगा देने पर्सन। क्लैरिफाई कर देना, पहले से ही पता हो जाएगा कि हाँ भाई ये वर्किंग कंडीशन है। जॉब डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम्स भी आती है, प्रॉब्लम्स ये होती है कभी कभी वो अपडेटेड नहीं होता है। एक बार डिसाइड कर लिया, एक बार फॉर्मुलेट कर लिया जो डिज़ाइन वही चलता आ रहा है, तो वो लिमिट कर देता है स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द जॉब होल्डर। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन के कंटेक्स्ट में ही होता है, जैसे मैंने आपको बताया, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज, पर्सनालिटी ट्रेट्स, पर्सन का जानना, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, उसके सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस तो बहुत है इसकी। सबसे पहले तो यही है कि भाई एक इंसाइट देखना कि जो स्किल्स हमें चाहिए थे वो पर्सन में है कि नहीं है। ये हेल्प भी करता है टू अट्रैक्ट बेस्ट टैलेंट इन द कंपनी। इट रोल ऑफ रिक्रूटर बिकम्स ईजी हो जाएगा कि हाँ भाई ये काम था, स्पेसिफिकेशन ये, डिस्क्रिप्शन जॉब का ये था, ये स्पेसिफिकेशन है, चलो भाई इस पर्सन को हायर कर लो। पर्पस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन होता है टू असिस्ट कैंडिडेट इन डिटरमाइनिंग वेदर दे आर क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर अ जॉब फॉर अ पोजीशन और नॉट। सबसे पहला तो यही होता है, पहला ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके थ्रू सेट हो जाता है। हायरिंग टीम को ये सपोर्ट करता है कैंडिडेट को रिक्रूट करने का और सिलेक्शन करने में। ठीक है, गोल सेट हो जाता है, परफॉर्मिंग द जॉब एंड द टाइप ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय वर्किंग ऑन द जॉब। ये जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस है, ये जॉब से रिलेटेड है, ये आपके पर्सन से रिलेटेड है। ठीक है जी, चलिए, सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 2 का पहला और दूसरा लेसन ख़त्म हो चुका है। पार्ट 1 ख़त्म हो गया यूनिट 1 का। कल हम यूनिट 2 करेंगे, फिर हमारा ये यूनिट 2 ख़त्म हो जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. You can put your query, your doubt related to any units in the comment box. You can discuss previous questions also in the comment box. I will definitely reply to you. Thank you, good luck, कल मिलते हैं।